नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग के अंतर्गत हम अंतःश्वसन एवं निःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बाकी जो रिस्पिरेशन के बारे में पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, अब हम देखेंगे अंतःश्वसन एंड निःश्वसन। तो अंतःश्वसन और निःश्वसन के पहले देखिए श्वास की प्रक्रिया क्या है। सभी उच्चतम जीवधारियों में बाह्य वायु को श्वसन क्रिया हेतु फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक जटिल प्रक्रम हो पाया जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। मतलब जो सांस लेना है, हम वायु को अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं या श्वास की प्रक्रिया कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा अंतःश्वसन, दूसरा निःश्वसन। तो जो अंतःश्वसन निःश्वसन है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं कि जो हमारा अंतःश्वसन है या इंस्पिरेशन है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें होता है कि डायफ्राम थोड़ा ऊपर उठता है। सामान्यतः देखा जाए तो जो मनुष्य का डायफ्राम होता है फेफड़ों के नीचे स्थित होता है, वह थोड़ा, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, वायु को अंदर खींचते हैं, तो डायफ्राम जो हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है और वक्षगुहा हमारी फैल जाती है। जो फेफड़े के अंदर वक्षगुहा होती है वो हमारी फैल जाती है और उसका आयतन भी बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है। जो फेफड़ों का वायु दबाव है वो कम हो जाता है। बाह्य दबाव अधिक होने से वायु नासा छिद्रों व श्वसनी के द्वारा फेफड़ों में जो बाह्य दबाव होता है कि बाहर की जो वायुमंडल का प्रेशर होता है वो अधिक होता है और फेफड़ों का कम होता है। इस वजह से हमेशा ये देखा जाए कि प्रोसेस की कम वो सॉरी ज़्यादा से कम की तरफ ही वायु हो या जल हो हमेशा प्रवाहित होता है। तो इसलिए जब बाहर का दबाव अधिक होता है, उसकी वजह अधिक होने की वजह से अंदर का दबाव कम होता है। कम होने की वजह से बाहर की वायु अंदर की तरफ प्रवेश करती है। श्वसनी के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करने की प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं। तो अंतःश्वसन को हम देखते हैं कि जब बाहर की वायु प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर में और अंदर कम होता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे अंतःश्वसन कहते हैं। क्योंकि ये वायु अंदर की तरफ जाती है, इसलिए हम अंतःश्वसन कहते हैं। और आगे देखते हैं हम निःश्वसन के बारे में, या इसे हम बहिःश्वसन भी कहते हैं। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में इसमें होता है कि जैसे बाहर निकालना, कि वायु को हम बाहर निकलते हैं। तो इसमें देखा जाए मनुष्य हम अगर वायु को बाहर निकालते हैं, तो जो मनुष्य का डायफ्राम होता है, जो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, वो थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, नीचे को होता है और इसके कारण वक्षगुहा भी जो सिकुड़ जाती है, क्योंकि जिसमें से वायु कम हो गया तो वक्षगुहा, जाहिर सी बात, जैसे एक हम गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में अगर एयर भरी तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसकी जो अंदर का आकार वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही एयर निकाल दी जाती है तो वो सिकुड़ जाती है और उसका आयतन घट जाता है। और उसका जो वायु दाब है, जो फेफड़ों के अंदर का वायु दाब है या उस गुब्बारे का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है तथा बाहरी दबाव भी कम होने की वजह से नासा छिद्र श्वसनी के द्वारा फेफड़ों में बाहर निकलने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसमें देखा जाए तो जब वायु को हम अंदर ले लेते हैं तो उसका आयतन बढ़ने की, उसमें फेफड़ों में जो एयर होती है वो ज़्यादा भर जाती है। भरने की वजह से बाहर का जो एयर, जो वायुमंडल का हमारा एयर है वो कम हो जाती है और फेफड़ों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से फिर हम ज़्यादा से बाहर की तरफ फिर से मूव होता है हमारा, तो अंदर से बाहर की तरफ हमारी वायु निकलती है। इसे हम निःश्वसन कहते हैं। एक पॉइंट भी यहाँ से हमारा बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर जो है वो 12 से 18 प्रति मिनट होती है। प्रति मिनट के अंतर्गत 12 से 18 बार वह श्वसन करता है। तो आगे अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि जो गैसों का परिवहन होता है, शरीर में गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो जो गैसों का परिवहन होता है, इसमें विसरण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। जो गैसों का परिवहन वो एकदम धीमी प्रक्रिया है। अंतः विसरण के द्वारा फेफड़ों से गैसों को शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंचाने के लिए एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। जो हमारे शरीर में है, वायु में जैसे सामान्य तौर पर देखा जाए कि वायु का केवल नाक से लेकर फेफड़ों तक जाना ही वायु के श्वसन की प्रक्रिया में नहीं आता है। ऑक्सीजन को हमें और भी अंगों में ज़रूरत होती है, जैसे हमारे टिश्यूज़ हैं, कोशिका हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में जाने के लिए हम कैसे जाएगा, तो डायरेक्टली फेफड़े से वायु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो वहाँ ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए हमें किसी न किसी मतलब ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखा जाए कि तो श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो ऊतकों तक पहुँचाने के लिए एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में जो एक श्वसन वर्णक पाया जाता है वह है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य में, जो कि ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है, एकदम हाई है कि वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है और वो उच्चतम बंधुता रखने के कारण
ऑक्सीजन को बनता रखने का यह हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए पूरे ब्लड में होते हुए टिश्यूज़ तक पहुंचता है। फिर ये टिश्यूज़ के माध्यम से वापस भी आता है और इसी से मतलब प्रोसेस चलता रहता है, अंदर आना और बाहर जाने की क्रिया चलती रहती है। देखते हैं कि हम ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में होता है और ब्लड के ये ऊतकों तक पहुंचता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले ऊतकों में ऑक्सीजन को मुक्त कर दे। जो हीमोग्लोबिन हमारा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले ऊतकों में ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो यहाँ पर जब मुक्त कर देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह रक्त में घुलनशील जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील होने के कारण इसका परिवहन जो होता है रक्त के प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। इसका जो परिवहन होता है वो रक्त के प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा रहेगा यहाँ से हमारी ये गैसों का परिवहन अंतःशोषण निःशोषण का जो टॉपिक है हमारा क्लियर होता है। आगे हम देखेंगे वाहन के बारे में। वाहन क्या होता है कि जैसे खाद्य पदार्थ हो, जल और जो भी हमारे पोषक तत्व हैं इनका वहन हमारे शरीर में कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो पर्टिकुलर देखा जाए तो रक्त के द्वारा इन सभी का वहन होता है। तो इसके बारे में हम वाहन के बाद हम रक्त के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।